Hello everyone, welcome to Manya Coaching. I'm Manya and in today's video we'll begin cost and management accounting for BBA, FIE and BMS students. We are starting with unit number 1, nature and scope of management accounting. So let's get started. So our very first topic is meaning of cost accounting. Cost accounting is a branch of accounting that deals with the recording, classification and analysis of cost incurred in the production of goods and services. जब भी हम किसी बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, उसके अंदर होने वाले सभी खर्चों को या सभी कॉस्ट एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एंड एनालिसिस करते हैं। इन सभी प्रोसेस को डील करने का जो प्रोसेस होता है उसको ही हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। इट हेल्प्स बिजनेसेस ट्रैक एक्सपेंसेस एंड डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये बिजनेसेस को मदद करते हैं सभी एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में और जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का उनको पता लगाने में कि कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द ICMA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये हमें बताते हैं कि जितने भी बिजनेसेस हैं, इट हेल्प्स बिजनेसेस नो हाउ मच अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्चुअली कॉस्ट। एक बिजनेस के अंदर एक्चुअल में कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना एक्सपेंस इनकर हो रहे हैं प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इसे ही हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेचर क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। सो सबसे पहले आते हैं हमारे पास एनालाइज एंड क्लासिफाई कॉस्ट, विच मीन्स आइडेंटिफाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट लाइक फिक्स्ड, वेरिएबल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है जो कि चेंजेस होते रहते हैं, उसके अंदर वो फिक्स्ड नहीं रहती, अनफिक्स्ड रहती है। डायरेक्ट भी कॉस्ट होती है हमारी जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है डायरेक्टली, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है इनडायरेक्टली। सेकेंड इज हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। मॉनिटर्स एंड रिड्यूसेस अननेसेसरी कॉस्ट, जिससे क्या होता है, ये एक कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर अननेसेसरी कॉस्ट जो होती है जिससे हमारे प्रोडक्शन और सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ जाती है, उन अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है और पता लगाता है कि कहाँ पर अननेसेसरी कॉस्ट हो रहा है, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा जो कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है। थर्ड इज डिटरमाइन सेलिंग प्राइसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे सेलिंग प्राइसेस को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। हेल्प सेट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस बाय एनालाइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइजेस। हम देखते हैं कि एक मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके बाद ही हम एक प्राइस सेट करते हैं उस प्रोडक्ट का और उस सर्विस का। फोर्थ इज इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूव करता है। एड्स इन बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फाइनेंशियल प्लानिंग बनाता है, हमारा बजट प्रिपेयर करता है, जिससे क्या होता है हमें पता रहता है कि हमें कितना अपना कॉस्ट इनकर करना है एक बिजनेस के अंदर। इससे हमारा डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होता है बिजनेस का। फिफ्थ पॉइंट इज यूज्ड फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल हम इंटरनल रिपोर्टिंग या बिजनेस के अंदर हमें रिपोर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। प्राइमरीली मीन्ड फॉर इंटरनल यूज ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है? सो फर्स्ट इज कॉस्ट डिटर्मिनेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा कॉस्ट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब जैसे कि हमने नेचर पढ़ा था, नेचर और ऑब्जेक्टिव सिमिलर रहते हैं बट ये आपको क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, तो आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप बनाकर भी कर सकते हैं। कॉस्ट डिटर्मिनेशन, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कैलकुलेट करना द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को। सेकेंड इज कॉस्ट कंट्रोल। जैसे हम नेचर में पढ़ा था कि ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो इसको ऑब्जेक्टिव भी यही हम लिख सकते हैं कि ये कॉस्ट को कंट्रोल करता है।
आइडेंटिफाई करता है अननेसेसरी एक्सपेंसेस को और उनको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। थर्ड इज कॉस्ट रिडक्शन, इम्प्लीमेंट्स कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है। ये एक ऐसी टेक्निक इम्प्लीमेंट करता है बिजनेस के अंदर जिससे कि हमारी कॉस्ट सेव हो सके और अननेसेसरी कॉस्ट रिड्यूस हो सके। फोर्थ इज बजटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है बजटिंग प्रिपेयर करना। जैसे मैंने नेचर में बताया था, ये प्रिपेयर करता है बजट को, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाता है जिससे कि हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से डिसीजन ले सके। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट भी यहीं से बन जाता है कि डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। एड्स इन प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। Our next topic is scope of cost accounting. Cost accounting का scope क्या होता है? अगर आपने नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से पढ़ ली है तो आप इसका स्कोप भी अच्छे से समझ सकते हैं और वो सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। फर्स्ट आता है कॉस्ट डिटर्मिनेशन, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा था। इसके अंदर हम एक्सप्लेन डिफरेंटली कर देते हैं कि ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कैलकुलेट करता है एक्चुअल कॉस्ट को, प्रोडक्शन जो भी गुड्स और सर्विसेज के टाइम पे हो रही हैं उन एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके थ्रू हम कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड, कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, आइडेंटिफाई करता है एरियाज को जहाँ पे हमारा कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो सकता है। थर्ड इज बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, ये हेल्प करता है फाइनेंशियल बजट्स को प्रिपेयर करने में। फोर्थ इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है कि कैसे परफॉर्मेंस हो रही है प्रोडक्शन के टाइम पे। एक्सेस एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। फिफ्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, डिटरमाइन करता है कि कैसे हमारा प्रॉफिट हो सकता है किसी भी बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन और सर्विसेज के थ्रू। सो डिटरमाइंस हाउ प्रॉफिटेबल अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो इसके बाद हमारे पास आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स uses accounting information to help managers make decisions, plan activities and control business operations. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, जो कि मैनेजर्स क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, प्लान करते हैं एक्टिविटीज़ को और बिजनेस में होने वाले सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। तो वो एक रिपोर्ट के थ्रू ही करते होंगे, तो वो क्या करते हैं, सभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से ये डिसीजंस लेते हैं और इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब नेचर क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिसीजन ओरिएंटेड, ये एक डिसीजन ओरिएंटेड होता है। हेल्प्स इन मेकिंग बिजनेसेस डिसीजंस रेदर देन जस्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता ट्रांजैक्शंस को, ये डिसीजन भी लेता है, बिजनेसेस को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। Second is future focused, deals with forecasting and planning rather than just past financial records. ये डिसीजन लेता है हमारे फ्यूचर के लिए बिजनेस की और प्लान करता है। ये सिर्फ पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करके नहीं रखता, ये पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करता है और फ्यूचर के लिए भी एक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो ये फ्यूचर फोकस्ड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड टेलर्ड टू मैनेजमेंट नीड्स। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, देन एनालिसिस करते हैं, तो इसका एक फॉर्मेट है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है, हम अपनी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके डिसीजन लेने में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। Fourth is focuses on internal use, designed for internal business management rather than external stakeholders. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, हम सिर्फ एक्सटर्नल लोगों के लिए, जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमारे बिजनेस के जो स्टॉक्स खरीदते हैं, उनके लिए नहीं यूज़ किया जाता मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये इंटरनल यूज़ के लिए किया जाता है, मैनेजर्स की हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला आता है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, हेल्प्स इन सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि हम कैसे फाइनेंशियल गोल बनाएं, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज बनाएं, जिससे कि मैनेजर जो होता है हमारे बिजनेस को और इम्प्रूव कर सकता है।
सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम फ्यूचर के लिए जो है डिसीजन ले सकें, मैनेजर्स डिसीजन ले सकें। प्रोवाइड्स इंसाइट्स फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। आइडेंटिफाइज फाइनेंशियल रिस्क। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन लेते हैं। तो इस डिसीजन के दौरान हमें पता चलता है कि हमारे फाइनेंशियल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। मैनेजमेंट जो है रिस्क से बचाता है। फोर्थ इज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिकली। हेल्प्स इन प्लानिंग स्पेशली इन लॉन्ग टर्म बिजनेसेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें स्ट्रेटेजिकली प्लान करने में हेल्प करता है और कोई बिजनेस जो लॉन्ग टर्म होता है वो भी प्लान कर सकता है इजीली by using management accounting. Next topic is scope of management accounting. First is financial analysis and planning. ये हमें financially analysis और planning में help करता है. Helps in setting up financial strategies and goals. Second is supports in decision making. Helps manager to make informed decisions by providing reports. अब क्या होता है, हम मैनेजर्स को जो है अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं बिजनेसेस की, जिससे क्या होता है ये उन्हीं रिपोर्ट्स को यूज़ करके जो है डिसीजन लेते हैं मैनेजर्स और हमारे बिजनेस को और इफ़ेक्टिव बनाते हैं और एफिशिएंट बनाते हैं। थर्ड इज़ मैनेजिंग रिस्क बाय आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल रिस्क। तो यही है कि हमारे रिस्क से बचाता है हमारे बिजनेसेस को और फाइनेंशियल रिस्क को पहले ही आइडेंटिफाई कर देता है। फोर्थ इज़ मेजरिंग परफॉर्मेंस बाय ट्रैकिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ये हमारे परफॉर्मेंस को भी मेजर करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि हमारा बिजनेस के अंदर कितना प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की कितने एफिशिएंटली वो वर्क कर रहे हैं, इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ बजट, ट्रैकिंग what you actually spend and setting in to fix it expenses go too high। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या होता है, हम एक बजट सेट करते हैं और उसको ट्रैक करते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर एक्चुअली में खर्चा कितना हुआ, एक्चुअली स्पेंडिंग्स कितनी हुई। और अगर हमें बजट के अकॉर्डिंग हमारा स्पेंडिंग ज़्यादा होती है, टू हाई हो जाती है, तो हम उसे फिक्स करने में हेल्प करते हैं कि हमारे बजट के अंदर ही हमारा कॉस्ट आए, हमारा कॉस्ट इनकर हुए बिजनेस के अंदर। सो इसी कंट्रोल को हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है टू कंपेयर एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल कॉस्ट जो हमारे बिजनेस के अंदर हुई है और स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स जो हमने बजट के टाइम बनाई थी कि हमारे बिजनेस के अंदर इतना ही खर्चा होना चाहिए था, तो उसको हम कंपेयर करते हैं और इस कंपैरिजन को ही हम कह देते हैं कि ये कॉस्ट कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। Second is it ensures the utilization of resources should be optimal, helps avoiding wastage। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हमारे जो वेस्टेज होते हैं वो अवॉइड होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी अननेसेसरी कॉस्ट इनकर की जाती है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि हमारी वेस्टेज भी जो होती है वो अवॉइड हो जाती है। थर्ड इज़ टू मिनिमाइज कॉस्ट, इंश्योर्स दैट कॉस्ट आर केप्ट विद इन द बजट लिमिट्स। अब कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हमारा जो कॉस्ट होता है वो मिनिमाइज होता है। ये कैसे होता है, हम बजट के अकॉर्डिंग ही हम कॉस्ट इनकर करते हैं, अगर नहीं हो रहा होता तो हम अननेसेसरी वेस्टेज को अवॉइड कर देते हैं, जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाता है। फोर्थ इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एक बिजनेस के अंदर अगर हम वेस्टेज कम करेंगे और कॉस्ट को बजट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे तो हमारे ऑब्वियसली हमारे बिजनेस जो है प्रॉफिट के थ्रू जाएगा और हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। फर्स्ट इज बजट कंट्रोल। ये बजट को कंट्रोल करता है, यही एक टेक्निक होती है कॉस्ट कंट्रोल की, जिसके थ्रू ये क्या करता है, कंपेयर करता है एक्चुअल कॉस्ट को प्लान्ड बजट से। तो जिसमें हमने पहले भी बताया था कि ये जो है एक्चुअली कंपेयर करता है जो बिजनेस के अंदर कॉस्ट इनकर की जा रही है और प्लान्ड बजट को कंपेयर करता है स्टैंडर्ड बजट को। सेकेंड इज वेरिएंस एनालिसिस, आइडेंटिफाइज कॉस्ट डिफरेंसेस एंड देयर कॉजेज। अगर हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में कोई डिफरेंस आता है तो उसके जो भी कॉजेज हैं, जो भी रीजंस हैं, वो एनालाइज करता है और उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। थर्ड इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेट्स कॉस्ट बेंचमार्क्स एंड एनालाइसिस वेरिएंसेस। इसमें भी जो है हम एनालाइज करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल एनालाइज करता है कि वेरिएंसेस कहाँ पर आ रहे हैं, जिससे कि हम रिड्यूस कर सके वेस्टेज को और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। Fourth is cost accounting systems. Reports cost data by tracking it systematically. कॉस्ट कंट्रोल जो होता है सिस्टमेटिकली जो है ट्रैक करता है कॉस्ट के सभी डेटा को, जिससे कि आसानी से ट्रैक कर सकता है अननेसेसरी वेस्टेज को, और इससे ऑटोमेटिकली कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है। सो ये हमारे मेन टॉपिक्स थे टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल के। Now we need to see what are the limitations of cost control. In dynamic business environment, it may be more not effective. Dynamic business environment means जहाँ stable business नहीं है, मार्केट के थ्रू, मार्केट के environment के थ्रू हमारा बिजनेस में प्लानिंग में चेंजेस आते हैं, फ्यूचर के जो हम जो भी बजट बनाते हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो हम कॉस्ट कंट्रोल यहाँ पर हमारा इफेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि हमारा बिजनेस का इन्वायरमेंट ही डायनामिक है। It's mainly focuses on maintaining cost, not reducing them. तो कॉस्ट कंट्रोल का मेनली फोकस ही होता है कॉस्ट को मेंटेन करना, कह सकते हैं मेनली फोकस रिड्यूस करने पे होता ही नहीं है। थर्ड इज इट गिव्स इम्पोर्टेंस ओनली ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कंट्रोल रेदर देन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कंट्रोल। अगर बिजनेस के अंदर वेस्टेज हो रही है, हम शॉर्ट टर्म के टाइम पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें तो हमें प्रॉब्लम आती है, हमारे बिजनेस के मैनेजर्स को और जो टीम वर्क्स है उनको भी। सो कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स वहाँ पे वर्क नहीं कर पाती। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। नाउ वी हैव कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर क्या होता है? परमानेंटली रिड्यूसिंग अननेसेसरी कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग इट्स क्वालिटी। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर परमानेंटली हमारे कॉस्ट में रिडक्शन आ जाता है और उसमें गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को कोई भी अफेक्ट नहीं होता। लेकिन हम देखिए कॉस्ट कंट्रोल को, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म बिजनेस के अंदर ही हम अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो टेम्पररी होगा, बट कॉस्ट रिडक्शन हमारा परमानेंटली चेंजेस आएगा हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल में बने रहें। और आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉस्ट रिडक्शन ऑब्जेक्टिव्स। कॉस्ट रिडक्शन के एक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? सो फर्स्ट इज टू अश्योर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन शुड बी बेटर बाय इम्प्रूविंग मटीरियल्स प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स वर्कफोर्स। कॉस्ट रिडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं वो बेटर होए और उनको जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं वो इम्प्रूव करें हमारे प्रोडक्टिविटी को और हमारे वर्कफोर्स को भी इम्प्रूव करें। सेकेंड इज टू इंक्रीज प्रॉफिट। कॉस्ट रिडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को इंक्रीज करना बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट डायरेक्टली टू इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन्स। थर्ड इज टू डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। इट आइडेंटिफाइज एंड रिमूव्स ऑल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अब जो कॉस्ट रिडक्शन होता है हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करता है बाय आइडेंटिफाइंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। जो भी हमारे बिजनेस के अंदर वेस्टफुल अननेसेसरी कॉस्ट इनकर की जा रही है उनको रिमूव कर देता है ये, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है डिक्रीज हो जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स। फर्स्ट इज एनर्जी मेंटेनेंस बाय रिड्यूसिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एनर्जी कॉस्ट। इसमें क्या होता है, हम जो फ्यूल जो यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं और कोई भी एनर्जी रिलेटेड कॉस्ट इनकर कर रहे हैं उसको रिड्यूस करके जो है हम एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं। सो कॉस्ट रिडक्शन की ये फर्स्ट टेक्निक होती है। सेकेंड इज कंट्रोल मटीरियल, ऑप्टिमाइजेज यूसेज ऑफ रॉ मटीरियल एंड रिड्यूसेस वेस्टेज। ये मटेरियल में भी कंट्रोल आता है कॉस्ट रिडक्शन। कैसे? जैसे कि हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल का जो यूज़ करता है ये ऑप्टिमाइज यूज़ करता है, ये अच्छे से यूटिलाइजेशन करता है और जिससे क्या होता है हमारे वेस्टेज रिड्यूस हो जाते हैं और कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। थर्ड इज़ वर्क एंड मोशन स्टडी। कॉस्ट रिडक्शन की थर्ड टेक्निक है वर्क स्टडी एंड मोशन स्टडी, जिसमें कि इम्प्रूव्स ऑपरेशनल एंड लेबर एफिशिएंसी। ये लेबर की एफिशिएंसी मतलब लेबर जो है टाइम से काम करते हैं, इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं, जिससे कि टाइम भी जो है हमारा अच्छे से यूटिलाइज होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शंस के लिमिटेशंस क्या है, नेगेटिव चीज़ें क्या हैं कॉस्ट रिडक्शन की यूज़ करने के टाइम।
फर्स्ट इज नीड्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट। अब कॉस्ट रिडक्शन के टाइम पे हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है कि कोई अननेसेसरी वेस्टेज तो नहीं हो रही, अच्छे से मटेरियल का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, एनर्जी कॉस्ट जो भी आ रही है हमारी वो मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसको जो है हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है, ये वन टाइम वर्क नहीं होता, ये कंटिन्यूसली हमें करना पड़ता है। सो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन हो जाती है। सेकेंड इज मे अफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी इफ़ नॉट डन प्रॉपरली। अगर हम अच्छे से जो है किसी भी प्रोडक्शन का टाइम, प्रोडक्ट कॉस्ट को हम अगर रिड्यूस करते हैं, अगर हम जल्दी जल्दी कर देते हैं किसी भी कॉस्ट को कम, तो हो सकता है कि हमारे क्वालिटी को अफेक्ट पड़ जाए। इससे जो है हमारी क्वालिटी जो है गिर जाती है और ये हमारी नेगेटिव बना देती है हमारे कॉस्ट रिडक्शन को। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट मैनेजमेंट। What is cost management? It is a broader concept that includes cost reduction and cost control. Cost management एक broader concept है क्योंकि इसके अंदर हम cost reduction को भी include करते हैं and cost control को भी include करते हैं। Cost control आपने अभी पढ़ा था कि ये temporarily होता है, ये short term business में use किया जाता है। वेयर एज कॉस्ट रिडक्शन मैंने अभी आपको जस्ट कम्प्लीटली इंट्रोड्यूस कराया इससे कि कॉस्ट रिडक्शन जो है हमारा परमानेंटली जो है कॉस्ट रिडक्शन लाता है और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विसेज में भी जो है अफेक्ट नहीं करता है। So it involves planning, monitoring, controlling and reducing cost while assuring business efficiency and sustainability. Cost management जो है हमारा प्लानिंग को इन्वॉल्व करता है, मॉनिटरिंग को इन्वॉल्व करता है, कंट्रोल करता है, रिड्यूस भी करता है कॉस्ट को। ये कॉस्ट को रिड्यूस करने के साथ साथ ये भी अश्योर करता है कि बिजनेस जो है एफिशिएंटली वर्क करे, टाइमली वर्क करे, इफ़ेक्टिवली वर्क करे और सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर करता है, मतलब कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज जो है हमारे रहे और हम लिमिटेड यूज़ करें प्रेजेंट के टाइम पे। आर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो जैसे मैंने बताया कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल दोनों को इंक्लूड करता है। तो यहीं से हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बन जाता है कॉस्ट कंट्रोल, टू रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड कीप कॉस्ट विद इन प्लान्ड लिमिट्स। Second is cost reduction, to permanently lower the cost of production without reducing the quality of product or services. Same definition है, वही definition आपने लिख दी है यहाँ पे और वो cost management की objective बन जाएगी। थर्ड इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कॉस्ट मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बाय मैनेजिंग कॉस्ट एफिशिएंटली। ये कॉस्ट को एफिशिएंटली मैनेज करता है जिससे कि हमारा जो है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर? सबसे पहले है कॉस्ट मेजरमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम कॉस्ट को मेजर करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग एंड कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और एक्टिविटीज। सेकेंड कंपोनेंट हो जाता है कॉस्ट कंट्रोल एंड थर्ड इज कॉस्ट रिडक्शन। इसका मीनिंग आपको पता ही है लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। कॉस्ट कंट्रोल जो है मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है कॉस्ट को टू इंश्योर दे रिमेन विद इन दी प्लांट लिमिट्स, कि प्लांट जो हम स्टैंडर्ड बजट बनाते हैं उसके इक्वल में ही रहे हमारा कॉस्ट जो भी इनकर किया जा रहा है बिजनेस के अंदर। थर्ड इज कॉस्ट रिडक्शन, फाइंडिंग वेज टू परमानेंटली रिड्यूस कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी को बिना अफेक्ट किए ये जो है परमानेंटली रिडक्शन लाता है कॉस्ट में, तो इसे ही हम कह देते हैं कॉस्ट रिडक्शन। सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। अब कॉस्ट मैनेजमेंट का आप यूज़ कर रहे हैं, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। सो 3 नेगेटिव पॉइंट्स है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। Many cost calculations are based on assumptions, so they may not always be accurate. अब हम मैनेजमेंट के अंदर, कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर स्पेशली हम assumptions लगाते हैं। हम assumptions की बेसिस पे जो है कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे assumptions कभी कभी एक्यूरेट ना निकले और वो जो है हमारे assumptions के थ्रू हमारे को गलत इंफॉर्मेशन या गलत हम स्टेप्स ले ले जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर देता है। सो ये जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन बन जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट का। सेकेंड इज टाइम कंज्यूमिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है कॉस्ट के डेटा को, जो कि बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर करता है। टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा कॉस्ट मैनेजमेंट। थर्ड इज कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट।
ये कॉस्टली भी होता है। ऐसा नहीं कि हम सस्ते में जो है हम सभी कॉस्ट मैनेजमेंट को जो है ला सकते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। सो ये कॉस्टली होता है। सेटिंग अप करना, मेंटेन करना कॉस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम को, ये एक्सपेंसिव हो सकता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए स्पेशली। लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए या बिग बिजनेस के लिए तो ये कॉस्टली ना हो, बट स्पेशली स्मॉल बिजनेस हम यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट को नहीं ला सकते हैं। सो ये कॉस्टली हो जाता है उनके लिए। तो ये 3 लिमिटेशंस थी कॉस्ट मैनेजमेंट की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफरेंसेस है। हमने कॉस्ट कंट्रोल पढ़ा, कॉस्ट रिडक्शन पढ़ा, कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ा। अब इन तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है वो अगर हम वापस से रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो फर्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग क्या था? कीपिंग कॉस्ट विद इन द प्लान बजट, या फिर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड बजट। ये हमारे कॉस्ट को जो है प्लान बजट के अंदर रखता है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। ये टेम्पररी होता है और ये शॉर्ट टर्म बिजनेस में यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज कॉस्ट रिडक्शन। ये परमानेंटली कॉस्ट को रिड्यूस करता है बिना इसकी क्वालिटी को अफेक्ट करे। थर्ड इज कॉस्ट मैनेजमेंट। ये प्लान करता है, कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है कॉस्ट को, जिससे कि हमारे बिजनेस के गोल को अचीव कर सके हम। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कॉस्ट कंट्रोल के? ये अननेसेसरी ओवर स्पेंडिंग को अवॉइड करता है। सो कॉस्ट कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। कॉस्ट रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है टू लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ओवरऑल जितने भी कॉस्ट इनकर हो रही है ऑपरेशन के टाइम, उसको कम करना, उसको लोअर करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड इज कॉस्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। इनको इम्प्रूव करने का ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट का। थर्ड इज नेचर। कॉस्ट कंट्रोल का मेन नेचर होता है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स कॉस्ट बिफोर दे एक्सीड लिमिट्स। सो ये प्रिवेंटिव नेचर का होता है। कॉस्ट रिडक्शन जो होता है करेक्टिव एंड कंटिन्यूअस होता है। ये फाइंड वेज टू रिड्यूस कॉस्ट। ये ऐसे वेज ढूंढते हैं, ऐसे रीजंस ढूंढते हैं जिससे कि हम कॉस्ट जो है रिड्यूस कर सकें। जिससे क्या होता है हम करेक्टिव और कंटिन्यूअस रख सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन को। सो इसका ये सेकंड मेनली नेचर होता है। थर्ड इज कॉस्ट मैनेजमेंट नेचर। ये ब्रॉड होता है एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखता है हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट, कवरिंग ऑल कॉस्ट एक्टिविटीज़। इसके अंदर सभी कॉस्ट की एक्टिविटीज़ को जो है ये कवर करता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो अब आपके 2-3 टॉपिक्स और रहते हैं, अब ये और अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हमारा पार्ट 1 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे और इसको प्लीज़ साइड बाय साइड रिवाइज करते जाइए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ वापस से हम इस वीडियो को कंटिन्यू करें, एंड आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड होगा अच्छे से। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर। सो कॉस्ट असर्टेनमेंट का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग और कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट। जब हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के टाइम पे या सर्विसेज को बनाने के प्रोवाइड करने के टाइम पे, उसे ही हम टोटल कॉस्ट को हम कह देते हैं कॉस्ट असर्टेनमेंट। सो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ़ अ कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ टेबल इज़, मटेरियल हमारा लगा है 800, लेबर लगी है 500, ओवरहेड्स लगे हैं 200। एक टेबल को बनाने के लिए ओवरहेड्स मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो एक टेबल को बनाने में हमारे पास इतना कॉस्ट इनकर हुआ है। सो इसको जब हम टोटल कर देंगे तो हमारा 1500 आएगा। सो जो 1500 हमारा टोटल कॉस्ट आई है, इसे ही हम कह देंगे कॉस्ट असर्टेनिंग। 2 की कॉन्सेप्ट्स होते हैं कॉस्ट असर्टेनमेंट के अंदर, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर क्या होता है आइए जानते हैं। सो फर्स्ट इज कॉस्ट यूनिट। अ कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, services or time in relation to which costs are measured or expressed. It is the basis for cost calculation and cost comparison. Cost unit एक प्रोडक्ट की या सर्विसेज की एक ऐसी यूनिट होती है जो कि हम मेजर करते हैं एज पर चेयर, पर किलोग्राम, पर लीटर। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट का या फिर हम किसी सर्विसेज को यूनिट के थ्रू मेजर करें या यूनिट के थ्रू हम कैलकुलेट करें तो उसे ही हम कॉस्ट यूनिट कह देते हैं। इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं पर चेयर, पर किलोग्राम एंड पर लीटर। तो जहाँ पे भी हम पर यूज़ करें तो वो कॉस्ट यूनिट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट इज कॉस्ट सेंटर।
कॉस्ट सेंटर क्या होता है? अ कॉस्ट सेंटर इज अ डिपार्टमेंट, पर्सन, मशीन और लोकेशन वेयर कॉस्ट आर इनकर्ड एंड कंट्रोल्ड। कॉस्ट सेंटर एक ऐसी डिपार्टमेंट होता है, कोई इंसान हो सकता है, मशीन हो सकती है या फिर लोकेशन हो सकती है, जहाँ पे हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं या फिर कॉस्ट को हम कंट्रोल करते हैं। सो इसका एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो कॉस्ट को, तो इसी हम कह देंगे कॉस्ट सेंटर। सो ये आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट जो है हमारी लोकेशन आ गई, तो ये लोकेशन भी इंक्लूड करता है कॉस्ट सेंटर। सो इसे ही हम कहते थे कॉस्ट सेंटर। सो नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर। कितने टाइप्स होते हैं कॉस्ट सेंटर के? फर्स्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर मीन्स अ कॉस्ट सेंटर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जो ऐसा कॉस्ट सेंटर जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं गुड्स की, उससे डायरेक्टली रिलेटेड हो वो कॉस्ट, उसी को ही हम कह देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं मशीन डिपार्टमेंट, पेंटिंग डिपार्टमेंट। सो ये एग्जांपल्स हो गए। सेकंड इज सर्विस डिपार्टमेंट। ये सर्विस इंक्लूड करता होगा, आपको नेम से ही पता चल जाएगा। अ कॉस्ट सेंटर दैट प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इट डज नॉट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। इसके अंदर सर्विस डिपार्टमेंट में हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं करते किसी भी प्रोडक्ट को, वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट में हम मेनली सर्विस को इंक्लूड करते हैं। नाउ थर्ड इज मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर। मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर में क्या होता है? आर द वंस दैट ओकेजनली डू बोथ सर्विस एंड प्रोडक्शन टास्क। अब हमने पढ़ा था सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड आती हैं चीज़ें, और सर्विस डिपार्टमेंट में सिर्फ सर्विस से रिलेटेड आती हैं। इसमें मैन्युफैक्चर जो भी हम करते हैं, वो प्रोडक्ट का जो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो डायरेक्टली इंक्लूड नहीं होता। लेकिन जो मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर होता है ये दोनों टास्क करता है। मीन्स सर्विस डिपार्टमेंट का भी टास्क करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का भी टास्क करता है। सो ये दोनों टास्क करता है, इसलिए हम कहते हैं इसे मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर। So that's all for today. We'll continue the next part of unit number 1 in the next video. Thank you for watching. If you found this video explanation helpful, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.